नमस्कार दोस्तों। मतदान बिल्कुल संपन्न हो गया है। अब बहुत चंद कोई हेर फेर थोड़ा बहुत 0.2% 1% का मतदान की जो आंकड़े आते हैं उनमें होगा। कुछ बैलेट पेपर का होगा, कुछ पोस्टल वोट का होगा। इसके अलावा जो अब हमारे पास आंकड़े हैं वो लगभग बिल्कुल सटीक है। हम पिछले 2019 के मतदान फीसद के आंकड़ों से इस बार 2024 के आंकड़ों से आपको एक कंपेयर समीक्षा देते हैं। हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की जो तुलना है उसमें फरीदाबाद में 2019 में 65% मतदान हुआ था और इस बार वो मतदान फीसद 5% घट करके 60% रह गया है। अंबाला में पिछली बार 72% 2019 में था, इस बार 67% है। भिवानी महेंद्रगढ़ में पिछली बार 70% था, इस बार 65.3% है। गुड़गांव में पिछली बार 71.6% था, इस बार 60.7% गुड़गांव में इस बार मतदान फीसद है। इसी तरीके से हिसार का यदि हम लेंगे तो हिसार में पिछली बार 76.2% मतदान हुआ था और इस बार 63.2% मतदान है। कुरुक्षेत्र में 75.8% मतदान था और इस बार 66.3% मतदान है। रोहतक में 66.6 था 2019 में, इस बार 64.6% है। सोनीपत में पिछली बार 69.6% मतदान था, इस बार 62.3% मतदान है। सिरसा में पिछली बार 77% मतदान हुआ था और इस बार 69.51% इस बार मतदान हुआ है। आप लपोलुबाब देखोगे तो इस बार 64% हरियाणा का वोटिंग परसेंटेज रहा है और इस 64% में हर लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज डाउन गया है 2019 के मुकाबले। इस बार उसे आप पुलवामा का असर भी कह सकते हो, जोश व खरोश भी कह सकते हो, लेकिन अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे ये कम रहा है। तो इस बार कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले ज़्यादा तन्मयता के साथ चुनाव लड़ा है पूरे 10 लोकसभा क्षेत्रों में। तो फिर वो वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो फरीदाबाद में 5% की डाउन हुई है, अंबाला में भी 5% की डाउन हुई है, भिवानी महेंद्रगढ़ में भी 5% की डाउन है, गुड़गांव में तो 11% की डाउन है। हिसार में गुड़गांव में अभी हम एक थोड़ा सा इसको करेंगे कि कहीं बादशाहपुर में जो दुखद घटना हुई है उसका तो कोई असर नहीं है। हिसार में 12% की डाउन गई है। करनाल में भी आप ये लगाइए कि 8% की डाउन गई है और कुरुक्षेत्र में भी लगभग 9% की डाउन इस बार है। रोहतक में जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला पिछली बार था, कांटे का मुकाबला इस बार है, वहां भी 2% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, पूरा 2% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ऐसे ही सोनीपत में भी 7% की वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। सिरसा में तो रिकॉर्ड 8% कम हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है, इसका एक अलग मायने माना जाता है कि जब कांग्रेस ने इस बार बहुत ही ज्यादा तन्मयता के साथ चुनाव लड़ा तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब हुआ। ये कहा जा सकता है कि पिछली बार एक लहर मोदी लहर बनी थी तो उस मोदी लहर के चलते लोगों ने ज्यादा वोट दिया है। तो इस बार कांग्रेस ये कह रही थी कि जनता ने चुनाव लड़ा है तो फिर वो वोटिंग परसेंटेज उसी लेवल पर आ जानी चाहिए थी ना। जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर 2019 वाली वोटिंग परसेंटेज आनी चाहिए। और इस बार तो हर कंस्टिट्यूएंसी में वोट युवाओं के भी बड़े हैं, नए मतदाताओं के वोट भी बड़े हैं। ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का अभी और आकलन इसमें हम जैसे अभी पिछले 2 घंटे हमने यही रिसर्च किया है कि भाई इसमें क्या कारण रहा। फिर हम आ जाते हैं एक लपोलुबाब विश्लेषण में कि ये देहात के और शहर के वोट अलग अलग होंगे। शहरी क्षेत्र में ये माना जाएगा कि भाई बीजेपी ने अच्छा ट्रेंड किया है, तो देहात में बीजेपी ये दावा कर रही है कि देहात में क्योंकि हर गांव में 2 गुट होते हैं तो एक गुट उनका, एक गुट कांग्रेस का, एक गुट दूसरे का। ऐसे ही अगर
शहरी क्षेत्र में बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस ने ये माना कि भाई हम चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी आ गया, मोदी फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। उस सब के बावजूद भी ये 5%, 10%, 8%, 7% पूरे हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज इस बार डाउन हुई है। गर्मी का असर भी कहा जा सकता है, क्योंकि मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह नहीं था। लोग या तो वोट डालना नहीं चाहते थे, उसमें नोटा का फैक्टर भी अभी धीरे धीरे वो सामने आएगा। कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये कुछ सीटें बिल्कुल क्लियर है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि सिरसा रोहतक कांग्रेस की क्लियर है, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल बीजेपी की क्लियर है। लेकिन और जो सीटें हैं उनमें किस किस तरीके का फैक्टर काम करेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ में हमने बताया कि भी इस बार महेंद्रगढ़ सीट पर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी अप्रत्याशित लीड मानी जा सकती है। अब वो लीड क्या गुल खिलाएगी, क्या करेगी, अभी बहुत जो सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर भी जिन लोगों ने काम किया है सर्वे के आधार पर, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते। हाँ, दावे जरूर हैं। कांग्रेस 10 की 10, बीजेपी 10 की 10, आम आदमी पार्टी एक सीट पर अपना पूरा दावा, और ये 4 तारीख तक चलते रहेंगे। 4 तारीख को मैं समझता हूं कि 12 बजे तक भी ये ट्रेंड नेताओं के दावे चलते रहेंगे। इन नेताओं के दावों में अभी ये खुद रिसर्च करेंगे, उसके बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों की ये माइक्रो लेवल पर जाएंगे। तो बीजेपी कहाँ ठहरेगी, कांग्रेस कहाँ ठहरेगी, हाँ इतना जरूर है, इस लोकसभा चुनाव ने एक बात तय करती है कि हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ी शिद्दत के साथ ये लोकसभा चुनाव लड़ा है। उसमें चाहे उन्होंने पार्टी प्रत्याशी बदले हैं, चाहे 10 लोकसभा क्षेत्रों में से 7 या 8 लोकसभा क्षेत्रों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी के कैंडिडेट रहे हैं, उस सब के बावजूद भी कि भाई एसआर के कुरुक्षेत्र और सिरसा के बाहर नहीं निकला तो एसआर के की कोई अलग बात रही है या कोई भीतरघात रहा है। कांग्रेस में भीतरघात होने के बावजूद भी एक बड़े स्तर पर यह चुनाव लड़ा गया, और इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे 2019 में भाजपा का सोया हुआ कार्यकर्ता चुनावी फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था, इस बार कांग्रेस का जो समर्थक था, कार्यकर्ता तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि संगठन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन वो जो कार्यकर्ता था, वो जो समर्थक था, वो जो उसको प्रोत्साहित करने वाला, पार्टी को प्रोत्साहित करने वाला था, वो फ्रंट लाइन पर चुनाव में मैदान में था। लेकिन शहरी क्षेत्र में आज भी मैं फरीदाबाद और गुड़गांव के आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने बूथ के बाहर पेड वर्करों से ही अपना काम चलाया। हालांकि देहात में कांग्रेस को मजबूती के साथ खेस बिछाने का मौका मिला। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा में एक नींव बदलाव की रख दी गई है। नतीजे इस बार मोदी फैक्टर की वजह से हो सकता है बीजेपी के पक्ष में हुए, थोड़े से कम मार्जिन से आए, लेकिन जो कांग्रेस ने जिस शिद्दत से चुनाव लड़ा है वो वास्तव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये इस पूरे लोकसभा चुनाव की 10 सीटों का मतदान फीसद के बाद हमारा लबो लुबाव है।